हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं करण कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बिगेस्ट वेलकम। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज के सेशन की जबरदस्त शुरुआत करने जा रहे हैं अपन लोग और एक खूबसूरत कोटेशन के साथ जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट का प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पहला कदम है। हम अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि आज आपके बड़े सर और बड़ी मैडम यानी कि मेरे मम्मी पापा उनकी 25th एनिवर्सरी है, 25वीं शादी की सालगिरह है और उस खास अवसर के ऊपर अपन लोग लॉन्च करने जा रहे हैं फादर्स स्टेनो क्लासेस पावर्ड बाय फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उस इस खास अवसर पे और आज के सेशन को शुरू करने के लिए एक खूबसूरत कोटेशन तैयार करके लाया हूं आप लोगों के लिए कि प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो कि सर अगर एग्जाम कोई भी है, अगर कंपटीशन एग्जाम पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी खूबसूरत कोटेशन के साथ मैं उस इंसान को बुलाने जा रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और बिगेस्ट सेशन बनाने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं सौरभ सर को, जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी करके और अपनी नौकरी को सुनिश्चित करेगा। सर प्लीज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सौरभ। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस टाइम पे कंपटीशन की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग सभी को पता है कि एक नौकरी पाने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 5 से 6 साल की तैयारी करनी पड़ती है। और भी कई सारी जो भी कमिटीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, उनके अंदर अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस ज़रूरी होती हैं। किसी के अंदर 10th पास की ज़रूरत होती है, किसी में 12th पास की ज़रूरत होती है और किसी में ग्रेजुएशन या फिर किसी के अंदर एक मास्टर की डिग्री भी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिसका इन्वेंशन तो खाली आदमी की एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। कभी ये नहीं पता था कि ये चीज़ आज हम अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स में देखेंगे, लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ डेवलप की गई थी सर लोगों को स्पीड सिखाने के लिए। ठीक है कि कोई ऑफिसर जब आपको कोई जजमेंट सुना रहा है या कोई डिक्टेशन दे रहा है या कोई ऑर्डर लिखवा रहा है, तो क्या आप उसके बोले गए शब्दों की स्पीड से मैच करते हुए आप अपनी कॉपी में लिख दोगे क्या? अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पे ये बात सोचूं तो मैं बोल सकता हूं लगभग नामुमकिन सी बात है। हाँ। कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सौरभ सर अगर कोई बात बोले और बोलते बोलते ही मैं उस चीज को फटाफट लिख के दे सकता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उस चीज़ के द्वारा आप सर की बोली हुई बातों को उन्हीं की स्पीड से कॉपी में लिख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड की। दोस्तों, आप लोगों ने शॉर्ट हैंड वर्ड तो पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन आज मैं इसे पूरी तरीके से आप लोग सभी के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। शॉर्ट हैंड के अंदर मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस होती हैं इंडिया के अंदर। सर मैं आप ही की बात को बड़ा करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि आज ही स्टेनो क्लासेस आपको हैंड ओवर करी जा रही है। आपके नेतृत्व में ये बच्चे तैयारी करेंगे। आप निर्णय लेंगे ये तैयारी कैसे करेंगे, किस रास्ते पे चलेंगे और कैसे सफल होंगे, ये जिम्मेदारी आप लेंगे आज। ठीक है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहने जा रहा था कि स्टेनोग्राफी के अंदर या शॉर्ट हैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 लैंग्वेजेस और सम रेयर केसेस में 3 लैंग्वेजेस का यूज होता है। सबसे पहली है सर इंग्लिश, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपैटिबल है। सब लोग आज की तारीख में इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दूसरी है हिंदी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम राजस्थान में ही काम में ली जाती है। और दूसरी है गुजराती लैंग्वेज। ये 3 ही लैंग्वेजेस हैं। बाकी सारे स्टेट्स में, बाकी सारे अदर स्टेट्स में और यही मेन लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि आदमी को इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखनी चाहिए या हिंदी में या गुजराती में। पहला सवाल, इन सबको आप लोग जहां भी बैठे हैं, जहां भी आप लोग सेशन को देख रहे हैं, कॉपी और पेन आप लोगों के पास होना चाहिए। पहला सवाल अपनी बुकलेट के अंदर नोट करो। बताओ सर पहला सवाल। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको खुद से पूछना है कि मैं किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ।
जरूरी नहीं है कि आप लोगों को क्वालिफिकेशंस के जोर पर ही आपको लैंग्वेज चूज करनी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर किसी बच्चे को ए डबल पी एल ई एप्पल ही नहीं आता और तो उसको मैं इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखवाऊंगा तो वो कैसे लिख पाएगा सर? लगभग नामुमकिन सी बात है, कैसे बात आपको पहले ये पता करना होगा कि आपकी जो डिजायर्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या हिंदी या कोई गुजराती या कोई मराठी या कोई और लैंग्वेज। दूसरी चीज, आपको ये सोचना होगा कि भाई मेरे को दिन में 5 से 6 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़े शब्द कह दिए, 5 से 6 घंटे पर डे, लेकिन यकीन मानिए मेरा, एक बार आपको इस चीज की लत लग गई तो इससे बेहतरीन चीज आपको कुछ और लगेगी ही नहीं। दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, अब तीसरी चीज इसके आगे मैं बताऊंगा। स्टेनो को सीख जाने के बाद में आपको 3 चीजों का और उसके अंदर एक्सपर्टीज प्राप्त करनी होगी। सबसे पहली है टाइपिंग, दूसरी चीज है MS ऑफिस, और तीसरी चीज है एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि आपकी स्टेनो को आप कंप्यूटर पे जब टाइप करेंगे तो उन चीजों के बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम है, उसको आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा। उस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब शुरू करते हैं अपन पहली चीज से कि आपकी डिजायर्ड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया के अंदर 95% जो स्टूडेंट्स है जो स्टेनो सीख रहे हैं इस टाइम पे, वो इंग्लिश से सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं सर इंग्लिश से? सबसे पहला रीजन डाइवर्सिफाई है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है। हर स्टेट में हर ऑर्डर मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। इंग्लिश को सीखने का मतलब है कि आप अलग अलग स्टेट्स में भी स्टेनोग्राफी की एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इंग्लिश से स्टेनो सीखने के बाद में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए ऑफर मिल सकते हैं। आप प्राइवेट भी स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट भी काफी सारी फर्म्स है, काफी सारी एजेंसीज हैं जो कि स्टेनो प्रेफर करती हैं, क्योंकि उन कंपनीज को भी अपने स्टाफ को या किसी और अदर पार्टी को ऑर्डर लिख के भेजने होते हैं, जो कि एक ऑफिसर डिक्टेट करता है। उसके डिक्टेट करे हुए वर्ड्स हाथों हाथ आपको कॉपी में लिखने होते हैं। उसके बाद में उसे सुनाना होता है सामने वाले को। वो सुनता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, एंड टू एंड ड्राफ्ट कर दिया जाता है। सर आपकी बात को मैं बड़ी करूं, छोटा सा सीन में ऐड करना चाहता हूँ। नायक मूवी देखी है आपने? बिल्कुल। अनिल कपूर वाली नायक मूवी थी, देखी है ना? एक दिन का सीएम बनाए थे उसको। हाँ। सर वो आदमी सस्पेंड करता है तो वो एक मोटा सा आदमी रहता है चश्मे वाला उसके साथ, तो गले में डाल के और फिर फटाफट फटाफट टाइप करके, लो साहब आप सस्पेंड हो गए। इनकी बात के जो इन्होंने अभी बात कही है, इन्होंने बताया कि एक मोटा सा आदमी फटाफट टाइप कर रहा था चीजें। उस टाइपिस्ट और जो सामने ऑर्डर दिया गया है साहब द्वारा, ये काम एक ही बंदा करेगा, वो है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर आप तब कहलाते हो जब आप स्टेनोग्राफी पढ़ा रहे हो, जब ना कि जब आप उसे कॉपी में लिख रहे हो। आप स्टेनोग्राफर तब कहलाओगे, जैसे मैं अभी स्टेनोग्राफर कहला सकता हूं क्योंकि मैं स्टेनोग्राफी के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं। जब आप स्टेनो सीख करके कहीं ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको असिस्टेंट की जॉब मिलेगी सबसे पहले। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल की जॉब है होगी। आप इसके अंदर ये नहीं सोच सकते कि मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर लग जाऊं। सर की बात को मैं रिलेट करते हुए, सर मैं एक विद्यार्थी बन के मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहता हूं। एक मैं कहूं सर, असेंबली में ट्रांसलेटर नहीं होता क्या? अगर सोचो फॉरेन कंट्री से कोई चीज आई, हाँ, ऑफिशियली जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप होके आएगी, तो ट्रांसलेटर और स्टेनो, क्या मैं दोनों को एक ही बात बोल दूं या दोनों अलग अलग है? सर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसलेटर का यूज वहां पे होता है जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी और लैंग्वेज की लोगों को ज्यादा समझ नहीं होती है। ठीक है। वहां पे ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। शॉर्ट हैंड का स्टेनोग्राफर का काम बिल्कुल अलग है चीज। ठीक है। स्टेनोग्राफर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि साहब द्वारा, साहब से मेरा मतलब है आपके ऑफिसर जो हैं, ऑफिसर के द्वारा दिए गए जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी हैंड रिटन आर्टिकल्स जो जितने भी होंगे, उनको आपको कॉपी में लिखना है, उसको सीधे सीधे पढ़ करके कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है और आप बाहर निकल जाइए। आपका इतना ही काम है, आपसे वो कोई काम नहीं करवाएंगे। अब बात आती है स्टेनो सीखने के बारे में।
देखिए, मैं आपको स्टेनो इंग्लिश के अंदर पढ़ाऊंगा। पहला कारण, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है। आप बहुत सारे स्टेट्स में आपकी जो कंपटीशन एग्जाम्स की जो वैकेंसीज है, आप बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में जा पाएंगे। दूसरी चीज़, स्टेनो आज इंग्लिश में सीखने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशंस हैं उनके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अलग अलग डिक्टेटर्स है सर, वो अलग अलग टाइप से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब कोई व्यक्ति प्रोनाउंसिएशन भी बोलता है, कई प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। एक चीज और मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा, आप स्टेनो जब लिखेंगे तो जो वोकल्स हैं, जो डिक्टेटर के द्वारा वोकल्स बोले जा रहे हैं डिक्टेशन के टाइम पे, उनके द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है। आप इसे पढ़ करके, अभी प्रैक्टिस के टाइम पे तो आप पढ़ पढ़ के लिखेंगे, लेकिन जब आप वर्ड पढ़ेंगे, सपोज करिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वर्ड आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, फिर मुंह से बोलेंगे डिस्क्रिप्शन, इसमें कौन से साउंड्स आ रही हैं। स्टेनोग्राफी जो लैंग्वेज है वो साउंड के बेसिस पे लिखी जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड प्रोनाउंस करने के बाद में साउंड समझना पड़ेगा कि ये वर्ड क्या साउंड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में साउंड के द्वारा आप आउटलाइन बना लेंगे। दूसरी चीज आती है, कभी कभी सेम साउंड की दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं सर। कभी कभी स्पेलिंग के अंदर ए भी आ जाता है, कभी कभी स्पेलिंग यू से भी स्टार्ट हो जाती है, तो सेम सी साउंड करती है कभी कभी, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसके अंदर आउटलाइन कैसी बनाऊं मैं। तो वो चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन मत पालना, अभी आपको जितना बताया जाए उतना ही आपको काम करना है। तीसरी चीज, यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि आपको अपनी स्टेशनरी कैसे मेंटेन करनी है। अब लोगों के मन में सीधा सा सवाल होगा सर कि हम स्टेनोग्राफी सीखने के लिए पेन का यूज करें या पेंसिल का यूज करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पेंसिल का यूज अगर आप स्टार्टिंग फेज में करेंगे अपने, तो आप अपनी आउटलाइंस के ऊपर अच्छी पकड़ पा सकेंगे, एक अच्छी ग्रिप आपको मिलेगी आउटलाइंस के ऊपर। दूसरी चीज, कॉपी जो पेपर है और जो पेंसिल की लेड है, उनको जब आप कॉपी पे चलाओगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से आपको आउटलाइन पर हल्का सा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, जिससे आपकी आउटलाइन एकदम स्ट्रेट और एकदम, जो अगर आपने कर्वी आउटलाइन बनाई है तो वो कर्वी एकदम परफेक्ट मेंटेन होगा। पेन के साथ में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मेरी राय में आप पेन के साथ स्टार्ट मत करिए, आप पेंसिल के साथ स्टार्ट करिए। दूसरी चीज, कॉपी कौन सी यूज करेंगे सर हम, तो स्टेनो की नोटपैड आती है, वो आपको डिक्टेशन के टाइम पे यूज करनी होगी। अगर अभी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कोई भी रफ कॉपी के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते वो कॉपी व्हाइट पेज की हो। तीसरी चीज कि सर अब हम बुक कहाँ से अरेंज करेंगे शॉर्ट हैंड की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिटमैन शॉर्ट हैंड करके एक बुक आती है, जो कि सर आइजैक पिटमैन ने ही बनाई है। उनको शॉर्ट हैंड का रचयिता बोला जाता है, उन्होंने ही शॉर्ट हैंड की इजाद करी थी, तो उन्हीं के नाम पे पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक चल रही है। उसकी फोटो आपको यहाँ मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जितने भी लिंक्स है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ऑफलाइन खरीदनी है तो आपके शहर के या आजू बाजू की जितनी भी एक आपके आजू बाजू की अच्छी बड़ी दुकान पे, मतलब स्टेशनरी की दुकान पे आपको वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। आपको जाके सिर्फ इतना सा बोलना है कि मेरे को पिटमैन शॉर्ट हैंड की किताब दे दीजिए, वो दे देगा। तीसरी चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि आपको पेंसिल्स कौन सी यूज करनी है। अब सर मार्केट के अंदर जो स्टेनो की पेंसिल्स आती हैं, स्टेनो पेंसिल्स के अंदर दिक्कत एक है कि उनकी क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड कर दी गई है उनके द्वारा। वो मतलब सर मेरी कई बात को आप अभी से मतलब रास्ते पे ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको हैंड ओवर करी तो आप बच्चों को ये भी बताओ कि पेंसिल कौन सी लानी है। बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा अगर आप नॉर्मल नटराज की रेड कलर वाली एचबी पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर देंगे। जिसमें अपन लिखते थे सर वो तो अपन नॉर्मली हैंड राइटिंग सुधारने के लिए, या बचपन में जब पैसे नहीं होते तो 3 रुपए की 2 रुपए के खरीद के लाते थे, इतना ही था वो तो, उसका वो यूज नहीं करनी है आपको। आपको दुकानदार स्टेनो पेंसिल बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वो नहीं खरीदनी है। आपको अप्सरा की या फिर कोई भी ऐसे डेवलप्ड ब्रांड की, डॉम्स की 1H की पेंसिल खरीदनी है। सबसे पहले H 1H आएगी, उसके बाद में 2H आएगी, उसके बाद में 3H आएगी। 1H 2H 3H का मतलब क्या हुआ सर, ये होती हैं ड्राइंग पेंसिल्स।
ड्राइंग पेंसिल्स होती हैं जिनके लिए मतलब जिनसे लोग ड्राइंग करते हैं। तो जितने ज्यादा ग्रेड की पेंसिल होती जाएगी वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी और उससे आउटलाइन उतनी लाइट बनेगी। आपको सबसे पहले कौन सी पेंसिल यूज करनी है? एच पेंसिल यूज करनी है जब आप अपने स्टार्टिंग फेज में हो। पेंसिल की बात हो गई है, कॉपी की बात हो गई है, बुक की बात हो गई है। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि फ्राइडे को आएगी, उसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स जब अपन सीखेंगे, जैसे अपन ने स्कूल में सीखा था कि एक स्ट्रोक ऐसे खींचना है, एक स्ट्रोक ऐसे खींचना है और उनको बीच में से काटना है, तो बनेगा क्या? ए फॉर एप्पल। ऐसे ही अपन आगे भी कॉन्सोनेंट सीखेंगे। इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। तो आपको शुरुआत में जब आप स्टेनोग्राफी लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि यार आज तक इतने साल मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं तो जानी पहचानी आउटलाइंस बना रहा था, ये तो एकदम से अनजान चीजें आ गई हैं, ये क्या उर्दू सी लिख रहा हूँ मैं। ऐसी चीजें दिमाग में आएंगी। सही बात है। और भी जो आपके आजू बाजू के लोग होंगे वो आपको बोलेंगे कि यार क्या कर रहा है ये, हमको भी सिखाइए वो। तो उस चीज से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई बातों पे रखना है। जितना मैंने आपको बताया है आप उतना वर्क कीजिए, डेली कीजिए। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यही पर्टिकुलर चीज आपको 2 दिन तक 3 दिन तक रिपीट करनी है, तो उसको 2 दिन और 3 दिन ही रिपीट करना होगा। जितना बताया है उतना ही रिपीट करना है, कम नहीं करना है। वो एक चीज छोटी सी चीज सर आप और बताएंगे इनको। हाँ। मैं चाहता हूँ आप अभी ये चीज वीडियो में इनको क्लियर करें कि आपकी क्लास का जो शेड्यूल है हाँ। वो कैसे कैसे रहेगा, आप कैसे कैसे इनका मार्गदर्शन करेंगे, और उसमें एक क्लास आपको हर संडे को इनका मार्गदर्शन करना है, मतलब क्या ये कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि सर मेरी नजर में पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ। कई बार बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी है ना गंवार साबित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आदमी को कम से कम जीने का तरीका और उसको जीने का अंदाज पता होना चाहिए। सही बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियोस वीक में 5 दिन आएंगी। पहली वीडियो जो अपने चैनल पे इसके बाद में अपलोड होगी वो फ्राइडे को अपलोड होगी। फ्राइडे को पहली चीज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगा आपके मतलब चैनल पे। उसके बाद में वीडियो अपलोड होगी नेक्स्ट चैप्टर की, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की। लास्ट की 2 जो वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट के लिए आपको एक शांत कमरा चाहिएगा। दूसरी चीज फोन और एक ईयरफोन्स का सेट चाहिएगा। जितना मैं बोलूंगा उतना आपको, आपने 3 दिन जो पीछे प्रैक्टिस करी थी उसके बेसिस पे बोलूंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको वो चीजें कॉपी में लिखनी है और उन्हें अपने बेसिस पे ईमानदारी से जज करना है। जैसे मैंने आउटलाइंस पढ़ाई हैं उनके बराबर वो बन रही हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस पीछे जाके दोबारा प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना सब सीखने के बाद में आप लोगों को पहली चीज अपने पास में सबसे पहले रखनी है ईमानदारी। जितना काम बोला है, जैसे बोला है आपको वैसे ही करना है। जितना टाइम के लिए बोला है वो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जितने टाइम के लिए मैंने बोला है। अगर आप इस चीज को अभी थोड़ा दिलचस्पी के साथ में करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड करने में वाकई में बोरियत के बजाय मजा आने लगेगा। लोग देखेंगे और तारीफ करेंगे कि यार वाह यार कितनी अच्छी शॉर्ट हैंड लिख रहा है। शॉर्ट हैंड में अभी स्टार्टिंग फेज में आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना है कि नहीं यार जल्दी जल्दी लिखूंगा, जल्दी जल्दी लिखूंगा। स्पीड के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा फोकस आपको अपनी आउटलाइंस को देना है। आउटलाइन परफेक्ट बनानी है, बुक की जैसी बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन बनानी है। और धीरे धीरे आप जब आउटलाइन बनाने सीखेंगे तो जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आपको आउटलाइंस बनानी है और एकदम परफेक्ट स्ट्रोक आना चाहिए। 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं इसके अंदर, एक स्ट्रेट स्ट्रोक होगा, एक राउंड स्ट्रोक होगा। 2 तरह के स्ट्रोक्स होंगे। इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। 1 महीने तक अपना इन्हीं चीजों के पीछे वर्क रहेगा। उसके बाद में अपन डिक्टेशंस की तरफ जाएंगे जहां पे आपकी स्टेनो की स्पीड, फ्रेजियोग्राफी और ग्रामेलोग्स में इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको। ठीक है सर? ठीक है। आज के सेशन को सर मैं कुछ यूं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ। कि जैसे बड़े सर और बड़ी मैडम की एनिवर्सरी है आज, मतलब मेरे मम्मी पापा की आज 25th एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले तो मेरे और सौरभ सर की तरफ से उनको शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। वैसे सर
जीवन के तमाम सफर में, आज 23 साल का जो सफर मैंने तय किया है, इस सफर में जब से मैं समझदार हुआ था, एक समझदार बच्चा, आप एक 10th क्लास का बच्चे को मैं ठीक ठीक समझदार मानता हूँ सर। 10th क्लास से लेके आज ग्रेजुएशन करी, 10th 11th 12th करी सर, ग्रेजुएशन करी। उसके बाद में मैं जयपुर आया, जयपुर आके मैंने कंपटीशन की तैयारी करी। मैं आज भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आज थोड़ी सी बात को मतलब टर्न मार रहा हूँ कि कंपटीशन की तैयारी मेरे अंदर आज भी है और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा अचीव करूँ। पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने इंस्टीट्यूट किया और मैंने कहा था पापा को कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम कर लूँ, मैं कहता हूँ सर, जब तक बाप आपके पास है ना, तब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाप का कहते हैं ना, बाप उस पेड़ की तरह जो फल नहीं दे सकता तो छाया तो दे ही सकता है, तो वो वाला उसूल है। और सदा इस रास्ते पे या पथ पे, किसी मोड़ पे, जब मुझे कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, जब मैं अकेला रहा, जब भी मुझे जब जिन चीजों की आवश्यकता पड़ी या उनके साथ की आवश्यकता पड़ी, तो पता नहीं सर, कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही गर्दन घुमा के कभी लगता था कि अकेला हूं और गर्दन घुमाता था तो खड़े मिलते थे, वो वाली बात है। तो मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि सर उन्होंने जन्म दे दिया, आप उनके जन्म देने का कर्ज ही कभी नहीं चुका सकते। बाकी बातें तो छोड़ो, बाकी तो बात की बात है। तो कुछ यूं सफर रहा अभी तक का। और आप लोगों ने आपके अपने इंस्टीट्यूट को, फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इतना सारा प्यार दिया। उसी प्यार की बदौलत हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और इस कदम को साकार करेंगे। सौरभ सर, मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। तो आज से जितने भी, जहां भी आप फादर से स्टेनो क्लासेस देखेंगे, वहां आप यही देखेंगे, डायरेक्टर सौरभ सोनी, यही देखेंगे। आज के बाद इस संस्थान के प्रति, इस स्टेनो क्लासेस के प्रति जितने निर्णय होंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने ये सारी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। बोलो, आप तैयार हो क्या? बिल्कुल सर, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि सर मैंने सदा ये बात कही है, और आपको तो खास ये बात पता है, मैं और सर तो काफी टाइम से मतलब साथ रहते आए हैं, आज 4-5 साल हो गए साथ रहते हुए। और सदा मैंने सर आपको भी एक बात कही है कि सर प्रारंभ सदा निर्णायक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये बात कही थी अर्जुन को कि अर्जुन, प्रारंभ निर्णायक होता है। अगर आदमी पहले दिन ही वो कर जाए ना कि हाँ ये करना है, पहले दिन से उस आदमी के अंदर लगन होनी चाहिए। आज सर शॉर्ट हैंड सिखाने जा रहे हैं तो ये अपना 100% देंगे। मैं कहता हूं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और कभी नहीं हो सकता एक बच्चा 100% दे, आपके कराए को तरीके से करे, ईमानदारी से मेहनत करे, और कभी नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूं। आज आप डेट नोट कर लो कॉपी में, आज 7 दिसंबर 2022, 7 दिसंबर 2023, एक साल। तो 2024 की न्यू ईयर, करो वादा, करो प्रॉमिस कि सर 2024 की नई साल हम हमारे सफल होने की पार्टी मनाएंगे। नौकरी लग के दिखानी है, नौकरी लग के दिखाएंगे हम। बिल्कुल। और आज के सेशन को जो शुरुआत करी थी जिस कोटेशन से, मैं उसी कोटेशन से खत्म करूंगा सर, कि अगर कंपटीशन एग्जाम्स पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।